साल 1947 जब आज के भारत का नक्शा खींचा जा रहा था, तब एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां लिखी जा रही थीं। एक भयानक त्रासदी की और दूसरी एक अविश्वसनीय चमत्कार की। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है अगस्त 1947 में दिल्ली के एक उमस भरे शांत कमरे से, जहां एक आदमी नक्शों और फाइलों के ढेर के बीच बैठकर हिंदुस्तान के सीने पर एक लकीर खींच रहा था। उसकी पेंसिल से निकली हर एक इंच की लकीर करोड़ों लोगों की किस्मत लिखने वाली थी, पर उसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यही लकीरें लाखों लोगों की मौत की वजह बनेंगी। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ हफ्ते पहले तक इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भारत की जमीन पर कदम तक नहीं रखा था। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर कौन था ये आदमी और क्यों उसे इतिहास का शायद सबसे मुश्किल और खतरनाक काम सौंपा गया था। अंग्रेजों को एक ऐसा ही चेहरा चाहिए था, कोई ऐसा जो पूरी तरह से न्यूट्रल हो, जिसका भारत से कोई लेना देना ना हो, कोई इमोशनल कनेक्शन ना हो, जो ना कांग्रेस का पक्ष ले और ना ही मुस्लिम लीग का। और ये तलाश जाकर खत्म हुई सर सिरिल रैडक्लिफ पर। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है वक्त की कमी। सोचिए, रैडक्लिफ 8 जुलाई को भारत पहुंचते हैं और उन्हें बताया जाता है कि 15 अगस्त तक यानी सिर्फ 36 दिनों में उन्हें करोड़ों लोगों को बांटने वाली एक सीमा खींचनी है। अंग्रेजों की डिवाइड एंड क्विट यानी बांटो और निकलो की पॉलिसी पूरी रफ्तार पर थी। इस बंटवारे में दो शहर रैडक्लिफ के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने, कलकत्ता और लाहौर। कलकत्ता में हिंदू आबादी ज्यादा थी तो वो भारत को मिल गया, सिंपल। लेकिन लाहौर का पेंच फंस गया। वहां मुस्लिम आबादी थोड़ी सी ज्यादा थी, पर शहर की पूरी इकोनॉमी, सारे बड़े कारोबार हिंदुओं और सिखों के हाथ में थे। रैडक्लिफ को लगा कि अगर लाहौर भी भारत को दे दिया तो नए नवेले पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर ही नहीं बचेगा। लिहाजा लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हो रहा था, नहीं, हर एक चीज बांटी जा रही थी। सरकारी फाइलें, दफ्तर की कुर्सियां, मेजें, लाइब्रेरी की किताबें, सब कुछ। हद तो तब हो गई जब इंग्लैंड से आई 60 बत्तखों की खेप पर भी बहस छिड़ गई कि इन बत्तखों पर हक पश्चिम बंगाल का है या पूर्वी बंगाल का। मगर इन कागजी फैसलों और बेतुके बंटवारों के शोर में एक ऐसी भयानक मानवीय त्रासदी शक्ल ले रही थी जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। रैडक्लिफ की रिपोर्ट 13 अगस्त तक लॉर्ड माउंटबैटन के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसे तिजोरी में बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अगर सीमा का ऐलान 15 अगस्त से पहले हुआ तो आज़ादी के जश्न पर मातम का साया पड़ जाएगा। नतीजा, 15 अगस्त को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सरहद के दोनों तरफ करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनका घर भारत में है या पाकिस्तान में। नक्शे पर खींची इस एक लकीर ने दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशन को जन्म दिया। करीब 2 करोड़ लोग बेघर हो गए। उन्हें अपना सब कुछ, घर, जमीन, यादें, सब कुछ छोड़कर एक ऐसे मुल्क की तरफ चलना पड़ा जिसका नाम तो सुना था पर जिसे कभी अपना घर नहीं माना था। इस त्रासदी का सबसे भयानक मंजर पंजाब में देखने को मिला। हालात को काबू में रखने के लिए 55,000 सैनिकों की एक स्पेशल बाउंड्री फोर्स भी तैनात की गई। लेकिन नफरत, डर और बदले की आग में जल रही करोड़ों की भीड़ के सामने ये फोर्स पूरी तरह बेबस साबित हुई। इस पागलपन की गवाह बनी वो घोस्ट ट्रेन्स यानी भूतों वाली रेलगाड़ियां। जब ऐसी ही एक ट्रेन लाहौर से अमृतसर पहुंची तो स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा था। डिब्बों के दरवाजे खोले गए तो अंदर सिर्फ लाशें थीं और एक डिब्बे की दीवार पर कोयले से लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल को हमारी आज़ादी का तोहफा है। ऐसी लाशों से भरी ट्रेनें सरहद के दोनों तरफ से आ जा रही थीं। एक तरफ जहां पंजाब नफरत की आग में जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में एक ऐसा चमत्कार हो रहा था जिसने इतिहास को एक और बड़े कत्लेआम से बचा लिया। यहाँ देखिए ये फर्क कितना साफ नजर आता है। पंजाब में 55,000 सैनिक भी हिंसा नहीं रोक पाए और बंगाल, जहाँ उससे भी बड़े दंगों का डर था, वहाँ लॉर्ड माउंटबैटन ने कहा था कि उनके पास एक 1 मैन बाउंड्री फोर्स है और वो एक आदमी थे, महात्मा गांधी। और गांधी ने जो किया उसे आज भी कलकत्ता का चमत्कार कहा जाता है। वो कलकत्ता के सबसे ज्यादा दंगा प्रभावित इलाके में रहने चले गए और अपने साथ किसे रखा? HS सोहरावर्दी को, वही सोहरावर्दी जिन्हें 1946 के दंगों का जिम्मेदार माना जाता था। इसका असर हुआ। 15 अगस्त को कलकत्ता में हिंदू मुसलमानों ने मिलकर आज़ादी का जश्न मनाया, लेकिन जैसे ही पंजाब में हो रही हिंसा की खबरें पहुंची, कलकत्ता फिर से सुलगने लगा। तब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए
और महज 73 घंटों के अंदर शहर के वो बड़े बड़े गुंडे जिनके नाम से लोग कांपते थे, गांधी के पैरों में अपने हथियार डालकर अमन की भीख मांग रहे थे। तो ये थी बंटवारे की कहानी, लेकिन इसी त्रासदी के साए में एक और जबरदस्त कहानी लिखी जा रही थी, बिखरे हुए हिंदुस्तान को एक करने का चमत्कार। ये वो नंबर है जिसने आजाद भारत की सरकार की रातों की नींद उड़ा दी थी। 565 रियासतें, ये सब तकनीकी तौर पर आजाद थे और अगर चाहते तो अपना अलग देश बना सकते थे। जरा सोचकर देखिए, अगर ऐसा होता तो भारत का नक्शा किसी चीज के टुकड़े जैसा होता जिसमें सैकड़ों छेद होते। इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया 3 लोगों की एक जबरदस्त टीम ने। पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी इच्छा शक्ति फौलाद की बनी थी। दूसरे वीपी मेनन, एक शानदार नौकरशाह जिन्हें बातचीत की कला में महारत हासिल थी। और तीसरे लॉर्ड माउंटबैटन, जिन्होंने अपने शाही रुतबे का इस्तेमाल इन राजा महाराजाओं को भारत में शामिल होने के लिए मनाने में किया। ज्यादातर रियासतें तो बातचीत से मान गईं, लेकिन कुछ थीं जो आखिरी वक्त तक सबसे बड़ी पहेली बनी रहीं। देखिए, जूनागढ़ और कश्मीर का मामला एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा था। जूनागढ़ का नवाब मुसलमान था, पर 82% जनता हिंदू थी। वहीं कश्मीर में महाराजा हिंदू थे और ज्यादातर आबादी मुसलमान। दोनों ही भारत के लिए गले की हड्डी बन गए थे। जूनागढ़ के नवाब का किस्सा तो और भी दिलचस्प है। कहते हैं उन्हें इंसानों से ज्यादा अपने कुत्तों से प्यार था। जब सरदार पटेल ने भारतीय सेना को जूनागढ़ में घुसने का हुक्म दिया तो नवाब साहब अपनी जनता को छोड़कर अपने सबसे प्यारे कुत्तों को हवाई जहाज में बिठाकर कराची फरार हो गए। लेकिन एक रियासत का मसला ऐसा उलझा कि उसने आने वाली कई दहाइयों तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते की कहानी लिख दी, और वो रियासत थी कश्मीर। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह आजाद रहने का सपना देख रहे थे, लेकिन 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से आए कबायलियों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया। जब हमलावर श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच गए तो घबराए महाराजा ने भारत से मदद की गुहार लगाई और 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। अगले ही दिन भारतीय सेना हवा के रास्ते श्रीनगर पहुंची और हमलावरों को ठीक वक्त पर रोक दिया। बाद में यूएन के दखल से जो सीज फायर लाइन खींची गई, वही आज लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी कहलाती है। तो ये थी 1947 की वो दोहरी कहानी। एक तरफ बंटवारे की ना भूलने वाली त्रासदी और दूसरी तरफ 565 टुकड़ों को जोड़कर एक मुल्क बनाने का बेमिसाल चमत्कार। सवाल आज भी वही है, भारत की पहचान पर इन दोनों में से किस विरासत की छाप ज्यादा गहरी है, त्रासदी की या चमत्कार की? इस पर सोचना जरूरी है।